जीजा ने मेरे नीचे उंगली लगा दी और जब मैं पीछे मुद्दी तो वो मुझे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने ने सोचा वहां मैं नहीं, मेरी दीदी जनी उनकी वाइफ हो। तब मैंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ स्माइल दी और बोली कि इतने गर्म क्यों रहते हो, दीदी देती नहीं क्या? तो उन्होंने बोला कि देती तो है, लेकिन अब खुली हो गई है जरूर। मैं आपके लिए जीजा साली का प्यार, इस संवेदनशील विषय पर एक भावनात्मक, गहरी और सस्पेंस से भरपूर प्रेम कहानी लिखता हूं। कहानी 2 भागों में होगी, प्रत्येक लगभग 4000 शब्दों का, जैसा आपने अनुरोध किया है। ये सब सुनोगे इस कहानी में? तो चलो शुरू करते हैं। मेरी कहानी देवघर की वादियों से शुरू होती है। देवघर एक छोटा सा पहाड़ी शहर, जहां वक्त ठहर सा जाता है। चीदियाच के पेद्धों की खुशबू, घुमावदार सडीजके और बादलों के टुकड़े जो अक्सर खिदकी से झांकते थे। मैं, मीरा, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अपनी बद्धी बहन सुप्रिया और जीजाजी आरव के पास कुछ हफ्तों के लिए आई थी। मेरी नौकरी चली गई थी और दिल थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए दीदी ने कहा कुछ दिन पैधों में बिता, सब ठीक हो जाएगा। आरव जीजाजी से मेरा रिश्ता हमेशा से ही बद्धा, मजेदार और सम्मान का रहा। वो मुझसे 7 साल बड्ढे थे, शांत, सुलझे हुए, और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब भी वो मुस्कुराते तो लगता जैसे पूरी कायनात मुस्कुरा रही हो। दीदी और उनकी जोड़ी ऐसी थी जैसे शिव पार्वती। दीदी चंचल, बातूनी और घर की रौनक, तो जीजाजी उनकी खामोश ताकत। शुरुआती दिन बद्धे आराम से बीते। सुबह दीदी के साथ किचन में मदद करना, फिर जीजाजी के साथ लॉन में बैठकर चाय पीना और दुनिया जान की बातें करना। आरव जीजाजी एक लेखक थे। उनका स्टडी रूम किताबों से भरा था और वो घंटों उस कमरे में बिताते थे। मुझे भी पिया रहने का शौक था, इसलिए हमारी बातें अक्सर किताबों, किरदारों और उनकी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती थीं। मीरा, तुमने द फाउंटेन हेड पढ़ी है? एक सुबह उन्होंने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं जीजू, बस सुना है उसके बारे में। तुम्हें पढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा। तुम्हारे नजरिए को एक नई दिशा मिलेगी। तुम चीजों को वैसे नहीं देखती जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देखती हो जैसी वो हो सकती हैं। उनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे कितना समझते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि हमारी बातचीत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। हम अपने सपनों, अपने डरों और अपनी कमजोरियों के बारे में भी बात करने लगे थे। दीदी अक्सर हम दोनों को बातें करते देख मुस्कुराती और कहती, लगता है आरव को फाइनली कोई इंटेलेक्चुअल दोस्त मिल गया है। मेरे साथ तो ये बस मौसम की बातें करते हैं। हम सब हंस पड़ ढांचते, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती थी। एक शाम देवघर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। दीदी किसी सहेली के घर किटी पार्टी में गई थी और उन्हें लौटने में देर होने वाली थी। घर में सिर्फ मैं और जीजाजी थे। बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। जीजाजी ने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और अंगीठी में आग सुलगा दी। हम दोनों अंगीठी के पास एक छोटे से कालीन पर बैठ गए। आग की नारंगी रोशनी उनके चेहरे पर पटी डीडीएच रही थी और उनकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी लग रही थीं। बाहर बारिश की आवाज और अंदर लकड़ियों के चटकने की आवाज। माहौल में एक अजीब सा जादू था। डर तो नहीं लग रहा? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने मुस्कुराकर नामे सिर हिलाया। आपके होते हुए डर कैसा जीजू? ये शब्द मेरे मुंह से अनजाने में निकले थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। मुझे उनके साथ एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता था। एक ऐसा एहसास जो मुझे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। उस रात हमने बहुत बातें की। उन्होंने अपने लिखने के संघर्ष के बारे में बताया, अपने पहले प्यार के अधूरे रह जाने की कहानी सुनाई। मैंने उन्हें अपनी नौकरी छूटने और अपने टूटे हुए सपनों के बारे में बताया। उस रात हमने एक दूसरे के वो जख्म देखे जो दुनिया से छिपे थे। बात करते करते मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उनका स्पर्श गर्म था, दिलासा देने वाला। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया और न जाने कब तक रोती रही। वो खामोशी से मेरे बाल सहलाते रहे। उस पल वो मेरे जीजा नहीं थे,
और न मैं उनकी साली। हम बस दो इंसान थे जो एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे। जब मैं शांत हुई तो मैंने सिर उठाया। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मोमबत्ती की कांपती लौ में मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। एक कशिश, एक फिक्र और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे रुक गया था। वो धीरे से मेरी ओर झुके और मैं अपनी सांसें रोके हुए थी। मुझे लगा जैसे वो मुझे चूमने वाले हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी वापस आ गई थी। हम दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। मेरे गाल तप रहे थे और दिल अभी भी तूफान की रफ्तार से धड़क रहा था। जीजा जी ने दरवाजा खोला और दीदी अंदर आ गई। बारिश में भीगी हुई और हमेशा की तरह चहकती हुई। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बड़ा रोमांटिक माहौल बना रखा है, उन्होंने अंगीठी और मोमबत्तियों को देखकर कहा। मैं और आरव बस मुस्कुरा दिए। एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे हजार अनकहे शब्द छिपे थे। उस रात के बाद हमारे बीच कुछ बदल गया था। एक अनदेखी दीवार थी जो बन भी गई थी और टूट भी गई थी। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, लेकिन जब भी नजरें मिलती तो एक लंबी खामोशी पसर जाती। हमारे बीच एक राज था, एक ऐसा पल जो हुआ भी था और नहीं भी। दीदी को इन सबसे कोई अंदाजा नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खुश थी। वो मुझे और आरव को साथ देखकर खुश होती थी। तुम दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो अक्सर कहती। उनकी ये बात मुझे अपराध बोध से भर देती। मैं अपनी ही बहन को धोखा दे रही थी? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। और जीजा जी, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। वो तो हमेशा मेरा सम्मान करते थे, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब मुझे उनकी हर छोटी बात अच्छी लगने लगी थी। उनका लिखने के बाद अपनी उंगलियां चटकाना, उनका कॉफी का कप पकड़ धना, उनका गहरी सोच में डूबे हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरना। मैं उनसे प्यार करने लगी थी। एक ऐसा प्यार जो मुमकिन नहीं था, जो गलत था, जो पाप था। एक दिन हम तीनों झील के किनारे घूमने गए। दीदी कुछ दूर अपनी एक सहेली से बात करने लगी। मैं और जीजा जी किनारे खड्डे पानी में पत्थर फेंक रहे थे। मीरा, उन्होंने अचानक कहा। उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। मुझे लगता है अब तुम्हें दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारा करियर ज्यादा जरूरी है। उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। वो मुझसे दूर जाना चाहते थे। शायद वो भी वही महसूस कर रहे थे जो मैं कर रही थी, और इस एहसास से भागना चाहते थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरे यहाँ रहने से आपको कोई परेशानी है? मेरी आवाज भर्रा गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। परेशानी तुमसे नहीं है मीरा, परेशानी मुझसे है। मैं मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। तो फिर क्या है आप? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं सुप्रिया का पति हूं और तुम्हारा जीजा, और हमें इस रिश्ते की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनकी बात सच थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। तो उस रात जो हुआ उसका कोई मतलब नहीं था? उस रात कुछ नहीं हुआ था मीरा, बस एक कमजोर पल था। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। मैं और कुछ नहीं कह सकी। मेरे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, सबसे दूर, खुद से भी दूर। मैं पलटी और तेज कदमों से चलने लगी। मीरा, रुको, उन्होंने पीछे से पुकारा और मेरा हाथ पकड़ डालिया। जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ा गया। मैंने पलटकर उनकी आंखों में देखा। इस बार कोई पर्दा नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए प्यार था, बेपनाह प्यार। वही प्यार जो मेरी आंखों में उनके लिए था। मैं खुद से झूठ बोल सकता हूँ मीरा, उनकी आवाज में एक टूटन थी। तुमसे नहीं, मैं हर पल उस आग में जल रहा हूं जो मुझे जलाकर राख कर देगी। मैं तुमसे। वो अपना वाक्य पूरा करते, इससे पहले ही दीदी की आवाज आई। आरव, मीरा, चलो घर चले, मौसम बिगड़ रहा है। हमने झट से एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उस एक पल के स्पर्श ने, उस अधूरी स्वीकारोक्ति ने सब कुछ बदल दिया था। अब कोई शक नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई मंजिल नहीं थी।
अगले कुछ दिन नर्क की तरह बीते। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन मीलों दूर थे। हमारे बीच की खामोशी अब दीदी को भी महसूस होने लगी थी। तुम दोनों को क्या हुआ है? एक रात खाने की मेज पर उन्होंने पूछ ही लिया। आजकल बात क्यों नहीं करते? कुछ नहीं दी, मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा। बस काम के बारे में सोच रही हूं। आरव चुपचाप खाना खाते रहे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने कमरे की बालकनी में गड्डी बाहर देख रही थी। चांद बादलों में छिपा था और देवघर की बत्तियां धुंध में टिमटिमा रही थी। मुझे लगा कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। यही हम तीनों के लिए सही होगा। दीदी की खुशहाल जिंदगी में जहर घोलने का मुझे कोई हक नहीं था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। मैं कल सुबह पहली बस से दिल्ली चली जाऊंगी। ये सोचकर दिल में एक हूक सी उठी, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। तभी मुझे अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। मैंने पलटकर देखा, आरव खड़ीती थे। तुम सोई नहीं? उन्होंने धीरे से पूछा। नींद नहीं आ रही, मैंने कहा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। वो मेरे पास आकर खड़ीठे हो गए। तुम जाना चाहती हो? मैं चुप रही। मत जाओ मीरा। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके हाथ ठंडे थे। अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये गलत है जीजू, मैंने सिसकते हुए कहा। हम दीदी को धोखा नहीं दे सकते। प्यार करना धोखा कब से हो गया? उनकी आवाज में एक दर्द भरी सच्चाई थी। मैंने सुप्रिया को कभी कोई कमी नहीं दी। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। लेकिन तुम मेरा प्यार हो मीरा, मेरी रूह की तलब हो। उनके शब्द मुझे कमजोर कर रहे थे। मैं उनके सीने से लगकर रोना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूं। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरे आंसू पोंछे। मैं सुप्रिया को सब सच बता दूंगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो टूट जाएंगी। मैं उनकी खुशियां नहीं छीन सकती। तो फिर हम क्या करें? उन्होंने बेबसी से पूछा। क्या हम घुट घुट कर जीते रहे? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अचानक उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। ये वही पल था जिसके बारे में मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था। मैं अकेली खदीदी ही थी और उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया था। उनका आलिंगन मजबूत था, सुरक्षित था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को जीने की कोशिश करने लगी। दुनिया, समाज, रिश्ते, सब कुछ भूलकर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मीरा, उन्होंने मेरे कानों में फुसफुसाया। ये 3 शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैंने पलटकर उनकी आंखों में देखा और अपना सब कुछ उन पर वार देने का फैसला कर लिया। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी उंगलियों पर उठी और हमारे होठों के बीच की दूरी को मिटाने ही वाली थी कि हमारे कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक हल्की सी दस्तक। हम दोनों चौंक कर अलग हो गए। दिल जोरों से धड़क रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? दरवाजा धीरे से खुला। सामने दीदी खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब शांत सी मुस्कान थी जिसे समझना नामुमकिन था। उन्होंने हम दोनों की तरफ देखा। हमारी घबराहट, हमारे बिखरे हुए बाल, हमारी आंखों में छिपा हुआ सच। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल ही गया। मैं खुश हूं। पहला भाग समाप्त। अब पाठक सोचेगा, सुप्रिया ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो सब जानती थी? क्या यह कोई जाल है या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? इन सवालों का जवाब दूसरे भाग में मिलेगा। दीदी के शब्द हवा में किसी मंत्र की तरह गूंज रहे थे। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल ही गया। मैं खुश हूं। मैं और आरव पत्थर के बुत बने वहीं खड़े ही रह गए। हमारे दिमाग सुन्न हो गए थे। ये क्या था? कोई नाटक, कोई ताना या कुछ और? जिस तूफान के आने का हमें डर था वो नहीं आया। उसकी जगह एक ऐसी खामोशी छा गई जो तूफान से भी ज्यादा खौफनाक थी। सुप्रिया दीदी की मुस्कान वैसी ही बनी रही, शांत और रहस्यमयी। उन्होंने दरवाजे से हटकर हमें अंदर आने का इशारा किया।
हम दोनों किसी रोबोट की तरह बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। कमरा रात की मंद रोशनी में डूबा हुआ था। दीदी ने लाइट नहीं जलाई। वो खिड़की के पास जाकर खद्दी हो गई और बाहर देखने लगी। दीदी, मेरी आवाज कांप रही थी। आप क्या कह रही हैं? आरव खामोश थे। मैं उनके चेहरे की तरफ देख सकती थी। वो भी उतने ही हैरान और परेशान थे जितने मैं। दीदी ने एक गहरी सांस ली और पलटी। चांद की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी एच रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो कितनी थक चुकी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और उनकी मुस्कान के पीछे एक अंतहीन दर्द छिपा था। मैं अंधी नहीं हूं मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, और न ही बेवकूफ। मैं पिछले कुछ हफ्तों से देख रही हूं तुम दोनों की नजरें, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा एक दूसरे के लिए परेशान होना, ये सब मुझसे छिपा नहीं है। मेरे गले में अल्फाज अटक गए। अपराध बोध की एक भारी लहर ने मुझे झकड़ दी लिया। आमी अपनी ही बहन की आंखों में आंखें डालकर खद्दी नहीं हो पा रही थी। मैं जानती हूं तुम दोनों क्या सोच रहे हो, वो आगे बोली। तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना? उन्होंने आरव की तरफ देखा। तुम सोच रहे होगे कि तुम एक बुरे पति हो आरव। आरव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं दीदी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। माफी मत मांगो आरव, प्यार करना गुनाह नहीं होता, और मैं तुम दोनों के बीच जो है उसे प्यार के सिवा कोई और नाम नहीं दे सकती। उनकी बातें किसी पहेली की तरह लग रही थीं। कोई भी औरत अपने पति और अपनी बहन के रिश्ते को इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकती है? लेकिन क्यों दीदी? मैंने रोते हुए पूछा। आप गुस्सा क्यों नहीं है? आप मुझसे नफरत क्यों नहीं कर रही? वो चलकर मेरे पास आई और मेरे गालों पर बहते आंसू पोंछे। उनकी छुअन में मां जैसी ममता थी। नफरत तुमसे कैसे कर सकती हूँ पगली? उन्होंने कहा। तुम मेरी छोटी बहन हो और आरव मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। मैं तुम दोनों को दर्द में कैसे देख सकती हूँ? फिर उन्होंने वो राज खोला जिसने हमारी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने बिना किसी भाव के कहा। लास्ट स्टेज। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शायद कुछ महीने या शायद उससे भी कम। ये शब्द किसी बम की तरह फटे। मैं और आरव अविश्वास में उन्हें देखते रह गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई मजाक है, कोई बुरा सपना है। दीदी, ये ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मैं चिल्लाई। ये बकवास नहीं है मीरा, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। उन्होंने अपने पर्स से एक मेडिकल फाइल निकाली और हमारे सामने रख दी। मैं पिछले 6 महीनों से ये बोझ अकेले उठा रही हूं। मैं तुम दोनों को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। आरव ने कांपते हाथों से फाइल उठाई। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। नहीं सुप्रिया, नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम इसका इलाज करवाते, दुनिया के किसी भी कोने में जाते। कोई फायदा नहीं होता आरव। दीदी ने उनके पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखा। बहुत देर हो चुकी है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और मैं चाहती हूं कि तुम भी कर लो। मैं सुन्न खद्दी थी। मेरी बहन मर रही थी और मैं उसके पति से प्यार करने के अपराध बोध में जी रही थी। मुझसे ज्यादा स्वार्थी और घिनौना इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला, दीदी ने कहना जारी रखा, तो मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि मेरे जाने के बाद आरव का क्या होगा। वो बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही अकेले हैं। उन्हें संभालने वाला कोई चाहिए, कोई जो उन्हें समझे, उनके लिखने को, उनकी खामोशी को, सब कुछ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर तुम आई मीरा, और मैंने देखा कि कैसे आरव तुम्हारे साथ फिर से जीने लगे थे। उनकी आंखों में मैंने वो चमक देखी जो सालों से गायब थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। शायद भगवान ने ही तुम्हें यहां भेजा है, मेरे लिए और आरव के लिए। उनकी हर बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ी एच रही थी। ये कैसी परीक्षा थी? नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी।
हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। अब जाने का कोई फायदा नहीं मीरा, उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा। जो होना था वो हो चुका है। अब सच हम तीनों के सामने है और मैं चाहती हूं कि मेरे बचे हुए दिन हम तीनों खुशी से बिताएं। कोई बोझ नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? उस रात हम तीनों बहुत रोए। शिकायतों का, दर्द का और आने वाले कल के डर का सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया। दीदी ने हमसे एक वादा लिया कि हम उनके सामने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर असहज महसूस नहीं करेंगे और उनके जाने के बाद एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये वादा करना हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। अगले कुछ महीने कैसे बीते, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हमारा घर घर नहीं रहा था, एक अजीब सी कशमकश का अड्डा बन गया था। हम तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे और देवघर की उन्हीं वादियों में घूमते थे। लेकिन अब हर चीज के मायने बदल चुके थे। आरव और मेरे बीच का प्यार अब जुनून नहीं, एक खामोश इबादत बन गया था। हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे तो प्यार की जगह एक साझा दर्द नजर आता था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ धरते थे तो उसमें दीदी के किए हुए वादे का एहसास होता था। हमारा रिश्ता अब हमारा नहीं था, वो दीदी की अमानत था। आरव ने अपना सारा वक्त दीदी की सेवा में लगा दिया। वो उन्हें अपनी लिखी हुई कहानियां सुनाते, उनके लिए उनके पसंदीदा फूल लाते और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। मैं भी दीदी के साथ हर पल रहती। हम बचपन की बातें करते, पुरानी तस्वीरें देखते और खूब हंसते। हम सब मिलकर एक नाटक कर रहे थे, एक खुशहाल परिवार का नाटक, जबकि हम सब जानते थे कि पर्दा कभी भी गिर सकता है। दीदी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुलाया। वो बिस्तर पर लेटी थीं और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। मेरा वक्त आ गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। चुप करो सुप्रिया, आरव ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वादा करो। दीदी ने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वादा करो कि तुम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ दोगे। आंसुओं के बीच हमने कांपती आवाज में वादा किया। मैं तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूं, ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और उनके चेहरे पर एक परम शांति छा गई। वो चली गई। दीदी के जाने के बाद घर में एक ऐसा खालीपन भर गया जिसे कोई नहीं भर सकता था। आरव और मैं एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच मीलों की दूरी आ गई थी। हम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते थे। हमारा प्यार, जो दीदी की मौजूदगी में एक दर्द भरी सच्चाई था, अब उनकी गैर मौजूदगी में एक बोझ बन गया था। हमें लगता था जैसे हमने मिलकर उन्हें मार डाला हो। कुछ महीने बाद मैंने देवघर छोड़ने का फैसला किया। मैं जा रही हूं आरव, मैंने एक सुबह उनसे कहा। उन्होंने कोई हैरानी नहीं जताई, जैसे उन्हें इसका अंदाजा था। कहाँ? कहीं भी। यहां नहीं रह सकती। यहां दीदी की यादें हैं, हमारा अधूरा सच है। ये सब मुझे जीने नहीं देगा। उन्होंने मुझे रोका नहीं। शायद वो भी यही चाहते थे। हम दोनों को एक दूसरे से दूर जाने की जरूरत थी। उस वादे के बोझ से, उस प्यार के अपराध बोझ से आजाद होने की जरूरत थी। मैं दिल्ली आ गई। मैंने एक नई नौकरी शुरू की और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। आरव देवगढ़ में ही थे। हमारी कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन हम दोनों ही उस मुद्दे पर बात करने से कतराते थे जो हमारे बीच था। 2 साल गुजर गए। वक्त हर जख्म भर देता है, ऐसा लोग कहते हैं। शायद भर भी देता होगा, लेकिन निशान छोड़ जाता है। मेरे दिल पर भी एक गहरा निशान था, आरव का नाम। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। एक दिन मुझे आरव का एक खत मिला। 2 साल में पहली बार उन्होंने मुझे खत लिखा था। खत में लिखा था, मीरा, मुझे पता है 2 साल हो गए हैं। शायद अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं। मुझे हर पल सुप्रिया का किया हुआ वादा याद आता है और मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं अगले हफ्ते
देवगढ़ वाले घर को बेचने की सोच रहा हूं। क्या तुम आखिरी बार यहां आ सकती हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम्हारा आरव। खत पढ़कर मेरा दिल धड़ धक उठा। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या 2 साल बाद भी हमारे बीच कुछ बचा था? मैंने फैसला किया, मुझे जाना होगा। मुझे इस कहानी को एक अंजाम देना होगा, चाहे वो जैसा भी हो। मैं देवघर पहुंची। स्टेशन पर आरव मुझे लेने आए थे। 2 सालों में वो बहुत बदल गए थे। उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखों में उदासी और गहरी हो गई थी। हम बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। घर वैसा ही था, लेकिन वीरान। हर कोने में दीदी की यादें थीं। उस रात हम दोनों लॉन में बैठे थे, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले बैठा करते थे। खामोशी बहुत भारी थी। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, मीरा। आरव ने खामोशी को तोड़ ढकते हुए कहा। इन 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मैं भी। मैंने धीरे से स्वीकार किया। लेकिन दीदी का किया हुआ वादा, वो एक बोझ लगता है, आरव। ऐसा लगता है जैसे हमारा प्यार हमारा अपना नहीं, उनकी दी हुई भीख है। नहीं मीरा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। सुप्रिया ने हमें भीख नहीं, आजादी दी थी। वो जानती थी कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने हमें जोधा था, तोड़ा नहीं। क्या हम उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? उनकी बातों में सच्चाई थी। दीदी ने हमें एक तोहफा दिया था और हम उसे बोझ समझ रहे थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वही प्यार, वही कशिश। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। सालों बाद मुझे वही सुकून महसूस हुआ। हमने फैसला किया कि हम दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्यार को एक मौका देंगे। हम दीदी के वादे को निभाएंगे, लेकिन बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह। अगले दिन घर का सामान पैक करते हुए मुझे दीदी की पुरानी संदूकची मिली। उसमें उनकी डायरियां और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर एक लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, मेरे जाने के 1 साल बाद खोलना। हम दोनों हैरान रह गए। ये लिफाफा हमें पहले क्यों नहीं मिला? लेकिन अब तो 2 साल हो गए हैं, मैंने कहा। शायद ये हमें अब मिलना ही लिखा था, आरव ने कहा। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, दीदी की हैंडराइटिंग। खत में लिखा था, मेरे प्यारे आरव और मीरा, अगर तुम ये खत पियाच रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने अपना रास्ता खोज लिया है और एक साथ हो। मुझे ये जानकर कितनी शांति मिली होगी, मैं बता नहीं सकती। पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो मैं अपने साथ ले गई। एक ऐसा सच जो शायद सब कुछ बदल दे। मुझे कभी कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी थीं, जो मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से बनवाई थी। मैं मर नहीं रही थी, मैं बस तुम दोनों की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी। खत मेरे हाथ से छूट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने खत उठाया और आगे पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस दिन मैंने तुम दोनों को बालकनी में देखा, मैं समझ गई थी कि आरव को वो प्यार मिल गया है जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। तुम मुझसे ये पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करती थी, आरव। मेरे कॉलेज का प्यार, जिसे मैं कभी भुला नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता जी रही थी, एक जिम्मेदार पत्नी का किरदार निभा रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, हर रोज। जब मैंने तुम दोनों का प्यार देखा तो मुझे लगा कि यही सही मौका है, तुम दोनों को एक करने का और खुद को इस बंधन से आजाद करने का। बीमारी का बहाना सबसे आसान रास्ता था। इससे तुम दोनों बिना किसी अपराध बोध के एक हो सकते थे और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती थी। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मुझे माफ कर देना। अब तुम दोनों आजाद हो, हर बोझ से, हर वादे से। अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी सुप्रिया। हम दोनों पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दीदी जिंदा थी। हमारा पूरा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारा दर्द, हमारा अपराध बोध, सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। सुप्रिया ने हमें मिलाया नहीं था, उसने अपने रास्ते से हमें हटाया था। उसने हमें धोखा दिया था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में अब प्यार नहीं,
एक खौफनाक सवाल था। जिस प्यार के लिए हमने इतना कुछ सहा, क्या वो सच में हमारा था, या हम सिर्फ सुप्रिया की बड़ी सी चाल का एक मोहरा थे? अचानक आरव का फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनकर उनके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड्याच रही थीं। वो अविश्वास में मेरी तरफ देख रहे थे। किसका फोन था? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं और कांपती हुई आवाज में बोले, पुलिस स्टेशन से था। पुलिस? क्यों? क्या हुआ? मेरा दिल डूबने लगा। आरव ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब न दर्द था, न प्यार, न गुस्सा। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उन्होंने कहा, 2 साल पहले देवघर के पास वाली खाई में एक औरत की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई थी। आज उसकी पहचान हो गई है। वो एक पल के लिए रुके, एक गहरी सांस ली और फिर वो शब्द कहे जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। वो सुप्रिया थी।